ये कहानी एक बहुत बड़े कॉन्सर्ट से शुरू होती है जहां हजारों की भीड़ हंट्रेस नाम की अपनी पसंदीदा सेलिब्रिटी बैंड का नाम जोर जोर से चिल्ला रही होती है। मंच पर अंधेरा छाया होता है और रोशनी झिलमिला रही होती है और फैंस अपनी सांसें रोके इंतजार कर रहे होते हैं कि बैंड कब एंट्री करेगी। लेकिन तभी अचानक कहानी हमें कई साल पीछे लेकर जाती है, एक पुराने समय में जहां ये बताया जाता है कि राक्षस हमेशा से इस दुनिया में इंसानों का शिकार करते आए हैं। वे इंसानों की आत्मा को चुराकर अपनी शक्ति बढ़ाते हैं और इन सारी चुराई गई आत्माओं की ऊर्जा उनके राजा गीमा तक पहुंचती है। लेकिन फिर एक दिन कुछ वीर योद्धा इंसानों की रक्षा के लिए सामने आए, लेकिन वे साधारण योद्धा नहीं थे। ये ऐसे लोग थे जो खास आवाजों के साथ जन्मे थे, जो अंधकार को पीछे धकेल सकती थीं। ये योद्धा सिर्फ तलवारों या जादू से नहीं लड़ते थे, ये अपनी संगीत से लड़ते थे। इनका म्यूजिक लोगों की सोल को छूता था, लोगों को जोड़ता था, और इसी कनेक्शन की वजह से पहली बार उन्होंने एक अद्भुत शक्तिशाली शील्ड बनाई जो हमारी दुनिया की रक्षा करता है। हर पीढ़ी में ऐसे 3 नए हंटर चुने जाते हैं जो इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। जब वे साथ में गाते हैं तो एक ऐसा म्यूजिक बैरियर बनता है जो इतना मजबूत होता है कि कोई भी राक्षस उसे पार नहीं कर सकता। ये सब कहानी हमें एक महिला बता रही होती है जिसका नाम सेलिना है। वो खुद भी पहले एक हंटर रह चुकी है और इस पीढ़ी में उसने 3 लड़कियों को चुना है जिन्हें वो ट्रेन कर रही है ताकि वे इस शील्ड को बनाए रख सकें और राक्षसों से दुनिया को बचा सकें। इन तीनों ने मिलकर एक म्यूजिक बैंड बनाया है जिसका नाम है हंट्रेस। इनकी म्यूजिक, इनका अंदाज और इनका टैलेंट पूरी कोरिया में छाया है और मानो हर कोई इनका फैन है। अब हम मिलते हैं बैंड की पहली मेंबर मीरा से। वो बैंड की विजुअल और लीड डांसर है। अपने परिवार में उसे ब्लैक शिप कहा जाता है क्योंकि वो हमेशा कुछ अलग करती है। यहाँ तक कि वो मेट गाला में भी स्लीपिंग बैग पहनकर गई थी जिसने सबको चौंका दिया था। दूसरी मेंबर है जोई, जो बैंड की रैपर और लिरिसिस्ट है और वो अमेरिका में पली बड़ी है। तीसरी मेंबर है रूमी, जो कि बैंड की लीड सिंगर है। उसकी आवाज इतनी भावुक है कि वो लोगों को रुला तक सकती है। उसकी माँ की मौत तब हो गई थी जब वो बहुत छोटी थी और तब से उसे सेलिना ने ही पाला है और मानो पूरी हंट्रेस टीम की सोल रूमी ही है। जब उनके फैंस बेसब्री से उन्हें कॉन्सर्ट में देखने का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी उनके मैनेजर बॉबी को ऐसा एहसास होता है कि हंट्रेस का प्लेन कॉन्सर्ट से दूर जा रहा है। हम देखते हैं कि तीनों लड़कियां फ्लाइट में हैं और ये उनका अब तक का सबसे बड़ा शो होने वाला है और वे खुशी से ढेर सारा खाना खा रही थीं ताकि परफॉर्मेंस के लिए तैयार रह सकें। तभी वे और भी खाना ऑर्डर करती हैं, लेकिन उन्हें जल्दी महसूस होता है कि फ्लाइट क्रू का बिहेवियर बहुत अजीब है। उन्हें बॉबी का कॉल आता है जो घबराकर पूछता है कि वे अब तक पहुंची क्यों नहीं है, और जब वे खिड़की से बाहर देखती हैं तो उन्हें पता चलता है कि प्लेन गलत दिशा में उड़ रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि फ्लाइट की एयर होस्टेस और पायलट असली नहीं है, वे दरअसल राक्षस हैं। उनके हाथों पर बने डार्क पैटर्न्स देखकर ये साफ हो गया था कि वे डीमंस हैं। कुछ ही देर में वे अपने असली डीमन रूप में आकर हमला कर देते हैं, लेकिन हंट्रेस डरने की बजाय अपने हथियार निकालती है और अपने सॉन्ग्स गाना शुरू करती है और अपने संगीत की पावर से वे उन डीमंस को हराकर खत्म कर देती हैं। लेकिन इस लड़ाई के दौरान उनका प्लेन बुरी तरह से डैमेज हो गया था, लेकिन वे लड़कियां अपनी पावर का इस्तेमाल करके प्लेन से कूदती हैं और सीधे स्टेज पर एंट्री करती हैं, जिससे सारे फैंस खुशी से पागल हो जाते हैं। जैसे ही उनकी परफॉर्मेंस शुरू होती है, सीन कट होकर हमें डीमन रियल में ले जाता है। वहां वो डीमन जो अभी अभी हारी है अपने राजा डीमन किंग के पास रिपोर्ट देने जाती है कि वे फिर से हंट्रेस से हार गए। डीमन किंग गुस्से से भड़क उठता है और उस डीमन को उसकी कमजोरी के लिए उसे खत्म कर देता है। फिर वो बाकी डीमन को डांटते हुए कहता है कि अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो हंट्रेस के गानों से जो बैरियर बन रहा है वो गोल्ड में बदल जाएगा, और जब ऐसा हो जाएगा तब सारे राक्षस अंडरवर्ल्ड में हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। उसी समय वहां एक खास डीमन आता है, जीनू। वो गाना गाने लगता है एक ऐसी शक्तिशाली डीमन किंग के बारे में जो आत्माओं पर फीस्ट करता था और जिसकी दहाड़ से दुनिया कांप उठती थी। लेकिन फिर कुछ हंटर आए जिन्होंने अपने गानों से उसे भुला दिया और अब वो डीमन भूखा मर रहा है। डीमन किंग उसे चिढ़ाने का आरोप लगाता है, लेकिन जीनू कहता है कि वो उसकी मदद करने आया है। जीनू का नया प्लान है, वो हंट्रेस को वहां पर मारेगा जहां वे सबसे कम उम्मीद कर रही हैं, जो था उनके फैंस के बीच में। बाकी डीमंस उसका मजाक उड़ाते हैं कि एक डीमन बॉय बैंड बनाने से क्या होगा, लेकिन जब जीनू और उसके साथी खुद को बहुत हैंडसम लड़कों में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं तो डीमन किंग और बाकी डीमंस भी उसकी स्ट्रैटेजी की तारीफ करने लगते हैं। उधर हंट्रेस बैंड अपनी परफॉर्मेंस के बाद एक ब्रेक लेना चाहती थी, लेकिन रूमी बताती है कि उसने गोल्डन रिलीज आज रात के लिए सेट की हुई है। ये सॉन्ग पूरी दुनिया को सुनना है। जब वो प्रैक्टिस करती है तो कुछ अजीब ही होता है। रूमी जब गाती है तो उसकी थ्रोट चॉक करने लगती है। वो कहती है कि उसे कुछ देर का ब्रेक चाहिए। बॉबी पैनिक में आ जाता है क्योंकि बाहर हजारों फैंस जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। रूमी टॉयलेट जाती है और जब वो मिरर के सामने अपनी ड्रेस अनजिप करती है तब एक शॉकिंग सच्चाई सामने आती है। उसके शरीर पर डीमन मार्क्स होते हैं। रूमी ये देखकर डर जाती है क्योंकि उसके मार्क्स अब उसकी आवाज को अफेक्ट कर रहे होते हैं।
एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि छोटी रूमी ने सेलिना से पूछा था कि क्या हंटर को हर डीमन को मारना चाहिए, क्योंकि उसके शरीर पर भी डीमन पैटर्न्स हैं। सेलिना बताती है कि उसकी माँ एक हंटर थी और उसके पिता एक डीमन थे, इसीलिए उसके अंदर दोनों का खून है, लेकिन वो एक हंटर है क्योंकि उसने अपनी आत्मा का रास्ता चुना है। सेलिना कहती है कि जब बैरियर पूरी तरह से सील हो जाएगा तब सभी डीमन हमेशा के लिए चले जाएंगे और रूमी के डीमन मार्क्स भी। रूमी अपने दोस्तों से यह राज छुपाए हुए थी। अब जब उसकी आवाज चली गई तो वो सोचती है कि वो न खुद को बचा पाएगी और न ही दुनिया को। घर लौटने पर मीरा और जोई उसे हिम्मत देती हैं कि सब कुछ ठीक होगा। बॉबी कॉल करता है और कहता है कि वो शो कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि फैंस बहुत गुस्से में हैं। रूमी बताती है कि उसकी आवाज काम नहीं कर रही। मीरा और जोई सजेस्ट करती हैं कि वे इस साल आइडल अवार्ड्स को स्किप कर सकते हैं, लेकिन रूमी कहती है कि ये परफॉर्मेंस जरूरी है क्योंकि वही पूरे साल के लिए बैरियर शील्ड को एक्टिवेट रखता है। अब गोल्डन परफॉर्मेंस सिर्फ 2 हफ्ते दूर था। लड़कियां डिसाइड करती हैं कि रूमी की आवाज ठीक करनी होगी, तो जोई यहाँ पर अपने सारे आइडिया में से सबसे पसंदीदा से शुरुआत करती है। जोई उसे एक आदमी डॉक्टर हान से मिलवाती है जो स्पेशल टॉनिक बनाता है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर हान थोड़ा अजीब था, लेकिन वो कुछ हर्ब्स और टॉनिक्स देता है जो रूमी की आवाज को ठीक कर सकते थे। जब वे वापस घर लौटते हैं तो रास्ते में उन्हें 5 बेहद हैंडसम लड़के दिखते हैं। लड़कियां उनकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं, लेकिन तभी एक लड़का रूमी को धक्का दे देता है और ये देखकर वे लड़कियां भी चिढ़ जाती हैं क्योंकि वे बहुत ही रूड लग रहे थे। उसी वक्त पास के मार्केट स्क्वायर में शोर सुनाई देता है। वे वहां पर जाती हैं तो देखती हैं कि वही लड़के गा रहे होते हैं और लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो रही थी। लेकिन लड़कियों को बड़ा झटका तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि ये लड़के असल में डीमंस हैं और एक डीमन डीमन ही होता है, चाहे वो कितना भी सुंदर क्यों न हो जाए। मीरा उन्हें मारने के लिए तैयार होती है, लेकिन रूमी उसे रोक लेती है क्योंकि ये पब्लिक जगह थी और कोई भी लड़ाई लोगों की जान ले सकती थी। वे लड़के अपने बैंड का नाम बताते हैं सेजा बॉयज और वे सभी को आज रात उनके होने वाले कॉन्सर्ट के लिए इनवाइट करते हैं। हंट्रेस यहाँ पर उन्हें मारने का प्लान बनाती है। जैसे ही वे स्टेज से उतरेंगे वे उन पर हमला करेंगी, लेकिन डीमन जीनू को ये प्लान पता चल जाता है तो वो अपने प्लान में चेंजेस कर देता है और स्टेज से अनाउंस करता है कि उनकी परफॉर्मेंस में एक स्पेशल गेस्ट भी होगी और वो सीधे स्पॉटलाइट हंट्रेस पर डाल देता है और इस तरह से उनका अटैक फेल हो जाता है। जैसे ही लड़कियां थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट होती हैं, सेजा बॉयज इस मौके का फायदा उठाकर मेंस बाथ हाउस के रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं। लड़कियां तुरंत उनके पीछे जाती हैं, लेकिन उन्हें जल्दी ये एहसास होता है कि ये सब एक जाल था। जैसे ही वे बाथ हाउस में घुसती हैं, उनके ऊपर अचानक वाटर डीमन हमला कर देते हैं। इस हमले के दौरान रूमी जीनू के पीछे जाती है ताकि वो उसे खत्म कर सके। वे दोनों आमने सामने लड़ते हैं और इस लड़ाई में रूमी के कपड़े फट गए थे। जीनू को तब बड़ा झटका लगता है जब वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि रूमी का दरअसल एक पार्ट डीमन का है। उसके शरीर पर डीमन मार्क्स उभर आते हैं। रूमी की दोस्त उस पर भरोसा करके लड़ाई लड़ रही होती है, लेकिन रूमी उनकी मदद नहीं कर पाती क्योंकि वो नहीं चाहती कि वे उसके डीमन पैटर्न को देख लें। तभी अचानक से जीनू एक कपड़ा फाड़कर उसकी बाह पर बांध देता है ताकि उसके डीमन मार्क्स छुप जाएं। ये देखकर रूमी हैरान थी, लेकिन उस समय पर उसे उसकी मदद को स्वीकार करना पड़ता है। अब वो लड़ाई में वापस से शामिल होती है और अपनी दोस्त मीरा और जोई की मदद से उन वाटर डीमंस को हरा देती है। दूसरी तरफ डीमन रियल में डीमन किंग जीनू से बहुत ही खुश था। वो महसूस करता है कि जीनू ने तो धीरे धीरे बैरियर शील्ड को कमजोर कर दिया है और इंसानी दुनिया की ओर रास्ता खोल दिया है ताकि वो फिर से इंसानों की आत्माओं पर फीड कर सके। इसी बीच हंट्रेस की लड़कियां काफी घबरा जाती हैं क्योंकि उन्हें दिखता है कि बैरियर लगातार कमजोर होता जा रहा है। बॉबी उन्हें बताता है कि सेजा बॉयज की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, वे बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। रूमी को विश्वास होता है कि वो सेजा बॉयज को हरा सकती है अगर वो आइडल अवार्ड्स के मंच पर धुआंधार परफॉर्म करे। वो जोई से कहती है कि वो एक नया सॉन्ग लिखे, एक डिस ट्रैक जो सेजा बॉयज को सबके सामने एक्सपोज कर दे और उन घिनौने डीमंस को वहीं वापस भेजे जहां से वे बिलोंग करते हैं। रूमी डॉक्टर हान से मिली टॉनिक को पीने का फैसला करती है, लेकिन उसका दिल टूट जाता है जब उसे एहसास होता है कि ये तो सिर्फ ग्रेप जूस है। वो निराश होकर बालकनी में जाती है, तभी उसे वहां पर एक टोपी पहने एक अजीब सी चिड़िया दिखाई देती है। वो जैसे ही उसे चेक करती है, उसे एक डीमन कैट मिलती है। वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड्स निकाल लेती है, लेकिन उसे वापस भी रख देती है जब उसे पता चलता है कि वो बिल्ली नुकसान नहीं पहुंचा रही। वो बिल्ली उसे जीनू का भेजा हुआ एक लेटर देती है जिसमें वो उससे मिलने की बात कर रहा था। रूमी मिलने जाती है, लेकिन किसी बातचीत के लिए नहीं बल्कि उसे मारने के इरादे से। लेकिन जीनू उससे कहता है कि वो केवल उसके डीमन पैटर्न के बारे में बात करना चाहता है और वो उसे कोई नुकसान नहीं करेगा। वो ये भी कहता है कि अगर वो चाहता तो अब तक उसके दोस्तों को बता चुका होता कि वो एक डीमन है। जीनू रूमी से सवाल करता है कि एक डीमन लड़की जो कि एक हंटर भी है, वो इंसानी दुनिया में ऐसे कैसे आजाद घूम रही है। तो रूमी यहाँ पर गुस्से में कहती है कि वो डीमन नहीं है,
लेकिन जीनू पूछता है कि अगर वो डीमन नहीं तो उसके शरीर पर डीमन पैटर्न कैसे हैं। जीनू उसे बताता है कि वो जानता है डीमन पैटर्न का बोझ कैसा महसूस होता है। रूमी कहती है कि वो एक डीमन है और डीमंस के अंदर कोई इमोशंस नहीं होते, लेकिन जीनू जवाब देता है कि डीमंस बहुत कुछ महसूस करते हैं, जैसे कि शर्म, दर्द और पछतावा भी, और डीमन किंग इसी का फायदा उठाता है उन्हें कंट्रोल करने के लिए। जीनू बताता है कि उसे पहली बार डीमन किंग की आवाज 400 साल पहले सुनाई दी थी। उसका परिवार बेहद गरीब और दुखी था। उसके पास एक पुराना बीपा था जिससे वो सड़कों पर संगीत बजाया करता था, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदला। और जब वो पूरी तरह से टूट चुका था तब उसे डीमन किंग की आवाज सुनाई दी, जिसने कहा कि वो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो उनके लायक नहीं है, लेकिन अगर वो उसकी मदद ले तो वो उस काबिल बन सकता है। उसी रात के बाद से सब कुछ बदल गया। लोगों को जीनू की आवाजें बेहद पसंद आने लगीं, यहाँ तक कि राजा भी उसका फैन बन गया। उसका परिवार महल के पास रहने लगा। उनके पास खाना, कपड़े और आराम सब कुछ था। लेकिन तब धीरे धीरे उसके शरीर में डीमन पैटर्न उभरने लगे और एक दिन वो पूरी तरह उसके शरीर पर फैल गए, जिसके बाद उसे डीमन वर्ल्ड में कैद कर लिया गया और वो डीमन किंग का बंदी बनकर हमेशा के लिए रह गया। उसके जाने के बाद उसका परिवार फिर से उसी गरीबी में डूब गया, बल्कि पहले से भी बदतर स्थिति में। तब से लेकर आज तक जीनू अपने आप को और उस याद को भुला नहीं पाया है। उसके डीमन मार्क्स उसके शर्म की लगातार याद दिलाते हैं, -1 दाग जो कि कभी नहीं मिट सकता। जीनू रूमी से कहता है कि वो खुद को स्वीकार करे क्योंकि वो स्पेशल है, लेकिन रूमी इनकार करती है और कहती है कि वो जीनू जैसी नहीं है। जीनू समझता है कि वो अपने आप को स्वीकार नहीं कर रही, जैसे वो खुद भी कभी नहीं करता था। वो कहता है कि जब तुम खुद को एक्सेप्ट कर लो तब दोबारा मुझसे मिलना। उसी रात लड़कियां आखिरकार ये तय करती हैं कि वो आइडल अवार्ड्स में जो गाना परफॉर्म करेंगी उसका नाम होगा टेक डाउन। अगले दिन हंट्रेस ऑटोग्राफ सेशन के लिए फैंस के बीच आती है, लेकिन तभी सेजा बॉयज वहां पर पहुंच जाते हैं और उनकी सारी अटेंशन चुरा लेते हैं। वहां का क्राउड 2 हिस्सों में बट गया था। रूमी सजेस्ट करती है कि उनकी टेबल को सेजा बॉयज के साथ जोड़ देना चाहिए क्योंकि उन्हें हर फैन की जरूरत है। ये जंग है पॉपुलैरिटी की। जीनू इसी मौके का फायदा उठाता है और रूमी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रूमी उसे शांति से जवाब देती है कि वो किसी ऐसे इंसान से बात नहीं करेगी जो डीमन किंग की मदद कर रहा हो। जीनू कहता है कि वो खुद की मदद कर रहा है क्योंकि अगर वो डीमन किंग की हेल्प करता है तो उसे प्रॉमिस मिला है कि उसकी पेनफुल यादें और आवाजें सब कुछ मिट जाएंगी। जब रूमी अकेले प्रैक्टिस कर रही होती है तो जीनू की डीमन कैट बार बार उसे मिलने के लिए बुलाती है। एक बार मीरा जब उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती है तो रूमी जल्दी से बिल्ली को छुपा देती है। मीरा नोटिस करती है कि रूमी उनके लिरिक्स को बदल रही है। जब वो पूछती है तो रूमी कहती है कि ये लिरिक्स सही नहीं लगते, ये बहुत ही हेटफुल लग रहे हैं। तो मीरा कहती है कि उन्हें ऐसे ही लिरिक्स चाहिए क्योंकि डीमंस उनके दुश्मन है न कि दोस्त। लेकिन मीरा महसूस करती है कि रूमी में डीमन के लिए कुछ एम्पैथी है और वो ये जानकर हैरान होती है कि रूमी ने जीनू से बात भी की थी। उसे लगता है कि रूमी कुछ छिपा रही है, लेकिन जब वो मना करती है तो मीरा माफी मांग लेती है और कहती है कि वो बस चाहती है कि दुनिया से हर डीमन को मिटा दिया जाए। इधर दूसरी ओर जीनू और उसका बैंड धीरे धीरे अपने गानों के जरिए लोगों की आत्माएं चूसना शुरू कर देते हैं और वो सोल एनर्जी डीमन किंग को भेजते हैं, जिससे उसकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। यहाँ पर रूमी डिसाइड करती है कि वो जीनू को एक इनविटेशन भेजेगी मिलने के लिए, और जब वे मिलते हैं तो वो जीनू को एक रास्ता दिखाती है कि वो बिना किसी सोल को नुकसान पहुंचाए अपने फ्रीडम का रास्ता पा सकता है। वो कहती है कि अगर वो आइडल अवार्ड में हंट्रेस की मदद करें और वे जीत जाएं तो बैरियर शील्ड पूरी तरह से सील हो जाएगा और डीमन किंग इस दुनिया से हमेशा के लिए कट जाएगा। तब सारे डीमंस गायब हो जाएंगे और जीनू आजाद हो जाएगा। जीनू ये डील को मान लेता है और अपने बैंड को आइडल अवार्ड से विड्रॉ कर लेता है। दोनों के बीच एक इमोशनल बॉन्ड बनने लगता है जो सिर्फ अलायंस नहीं बल्कि और भी कुछ गहरा सा था। रूमी जब लड़कियों के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है तो वो कहती है कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं गाना चाहती क्योंकि ये बहुत ही हार्श है। वो महसूस करती है कि ये नफरत से भरा है। तो यहाँ पर मीरा गुस्सा हो जाती है क्योंकि रूमी अब हर उस चीज के खिलाफ खड़ी हो रही थी जिसके लिए वो पहले लड़ा करती थी। मीरा उससे पूछती है कि वो क्या छुपा रही है, लेकिन तभी एक और बड़ी मुसीबत सामने आ जाती है। बैरियर शील्ड अब और भी ज्यादा कमजोर हो गया था और अब डीमन इंसानी दुनिया में खुलकर आने लगे थे। लड़कियां रूमी से कहती हैं कि अगर उसकी वॉइस नहीं रही तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और ये लास्ट मौका है। आइडल अवार्ड्स का दिन आ जाता है और उनके हर एक मूव और हर एक नोट पर क्राउड झूम उठता है। और जैसे ही रूमी अंतिम वर्स गा रही होती है, जोई और मीरा को बैक स्टेज पर कुछ डीमंस बॉबी को किडनैप करते हुए दिखते हैं। वे तुरंत वहां पर जाती हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वो बॉबी नहीं था, वो तो एक डिस्ट्रैक्शन था ताकि वे स्टेज से हट जाएं। तभी 2 डीमन मीरा और जोई के भेष में स्टेज पर आ जाते हैं और रूमी के कपड़े फाड़ देते हैं, जिससे सारी पब्लिक के सामने उसकी डीमन आइडेंटिटी पता चल जाती है। मीरा और जोई ये देखकर हैरान थीं और एक पल को उससे डरने लगती हैं। वो समझाती है कि वो यही सब कुछ ठीक करना चाहती थी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी।
लेकिन मीरा और जोई उस पर अपना वेपन तान देते हैं। अब वे उसमें वह रूमी नहीं देखती जिसे वे जानती थीं। अब उनके सामने बस एक डीमन था। रूमी इमोशनली पूरी तरह से टूट चुकी होती है। वो रोती हुई वहां से भाग जाती है और जीनू को ढूंढती है। लेकिन जब वो जीनू से मिलती है तो उसे पता चलता है कि उसी ने उसे एक्सपोज किया था। जीनू कहता है कि उसने जो कुछ भी अपने बारे में कहा था वो सब झूठ था। वो बस उसका ट्रस्ट जीतना चाहता था। उसने अपने परिवार को भी छोड़ दिया और डीमन किंग से सिर्फ इसीलिए डील की ताकि वो अपनी दुख भरी जिंदगी से निकल सके। डीमन किंग अब मीरा और जोई के दिमाग में घुस जाता है और वो उन दोनों को एक दूसरे से नफरत करवाने लगता है। वो सेजा बॉयज के सारे फैंस के दिमाग में भी घुस गया था और उन्हें अपने शो की ओर खींच लेता है। और वो एक बहुत ही भयंकर हिप्नोटिक कंट्रोल सा लग रहा था। और जैसे ही सेजा बॉयज परफॉर्म करते हैं, डीमन किंग स्टेज पर आता है और पूरे मैदान में खड़े लोगों की सोल को खींचना शुरू कर लेता है। लेकिन उसी वक्त रूमी लौटती है और वो एक डिवाइन एनर्जी से भरे सॉन्ग के साथ स्टेज पर आती है। उसकी आवाज में इतनी शक्ति होती है कि वो मीरा और जोई को होश में ले आती है और क्राउड की सोल्स को डीमन किंग से छुड़वाने लगती है। डीमन किंग उस पर हमला करता है, लेकिन तभी जीनू सामने आकर उसकी ढाल बन गया था और वो खुद को उसकी खातिर बलिदान कर देता है और उससे माफी भी मांगता है। और तभी पूरी भीड़ रूमी और हंट्रेस के साथ एक साथ गाना शुरू करती है और ये सामूहिक आवाज इतनी शक्तिशाली होती है कि वो डीमन किंग को पूरी तरह से हरा देते हैं और वो बैरियर शील्ड को हमेशा के लिए सील कर देते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी फ्रेम को सब्सक्राइब करना न भूलें।